तो वेलकम बैक टू फाउंडेशन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, आप थंबनेल देख के ही आए होंगे कि आज क्या पढ़ने जा रहे हैं हम सब। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये है थेराप्यूटिक मोडेलिटीज़। ठीक है, थेराप्यूटिक मोडेलिटीज़। ये जो टॉपिक है ना हमारा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये टॉपिक में एक मेरा फ्रेंड है, उसके कहने से लेके आया हूँ, मतलब कि उसे ये टॉपिक समझना था, इसीलिए उसके कहने से, मतलब कि उसने कमेंट किया था भानु नाम का, तो उसी के कहने से मैं ये आज का जो टॉपिक है इसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ आप सभी के साथ। तो दोस्तों, ये वाला टॉपिक आपको एग्ज़ाम में कम से कम नहीं तो 15 मार्क्स हम 1 बाय 1, मतलब कि कैसे हमें लिखना है स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्स में, वो सब हम 1 बाय 1 समझेंगे। और मैं आपको एक एक वर्ड बताऊंगा, एक एक वर्ड्स का मतलब। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मोडेलिटीज़ का मतलब ही नहीं पता होता, थेराप्यूटिक का मतलब ही नहीं पता रहता। चैप्टर कॉलेजों में ख़त्म हो गया है और उनको पता नहीं, सेमेस्टर ख़त्म होने वाला है, उनको यही नहीं पता कि मोडेलिटीज़ होती क्या है, व्हाट इज़ मोडेलिटीज़। तो दोस्तों, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट। सबसे पहले आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जिससे मेरा हौसला बढ़ा रहे। तो दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है थेराप्यूटिक मोडेलिटीज़, ये जो थेराप्यूटिक मोडेलिटीज़ है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन से 2 शब्दों से? एक है थेराप्यूटिक और दूसरा मोडेलिटीज़। अब हम इन 2 शब्दों को तोड़ेंगे। क्या करेंगे? तोड़ेंगे, फिर मरोड़ेंगे, फिर पीटेंगे इन्हें। चलो देखते हैं कैसे पीटना इन्हें। अब जो ये थेराप्यूटिक, इसके बारे में पूरा ग्रंथ समझ लिया, यही नहीं पता अभी तक क्या है थेराप्यूटिक। तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि ये थेराप्यूटिक है क्या। तो थेराप्यूटिक का मतलब होता है कि ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। थेराप्यूटिक का मतलब क्या होता है? थेराप्यूटिक इज नोन एज ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। ठीक है। और जो मोडेलिटीज है, मोडेलिटीज को अगर हम हिंदी में एक शब्द में समझना चाहें तो मोडेलिटीज का मतलब क्या है? तौर तरीके। तौर तरीके साथ के साथ लिखते जाना भाई, नोट्स में भूलोगे नहीं एक भी बार। बुक खोलने की जरूरत नहीं है अब। इसके बाद, इस क्लास के बाद, इस चैप्टर की बुक आप खोलोगे नहीं, इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो मोडेलिटीज का मतलब क्या है? तौर तरीके। और थेराप्यूटिक का मतलब ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। ठीक है। इंग्लिश में अगर बोले तो मोडेलिटीज यानी कि वेज। ठीक है। अगर हम इन दोनों शब्दों को जोड़ दें तो थेराप्यूटिक मोडेलिटीज मतलब कि वेज, हाउ टू ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। ठीक है। ऐसे रास्ते, तौर तरीके जिससे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं एनी काइंड ऑफ डिजीज का। ठीक है। जैसे इंजर्ड पर्सन हो जाते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन इंजर्ड हो जाते हैं, उनको जो हम मोडेलिटीज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तौर तरीके प्रोवाइड करते हैं, वही आ जाता है कि जो उनका ट्रीटमेंट करते हैं हम। ठीक है। उनका ट्रीटमेंट क्या क्या करें उनके ट्रीटमेंट में, वही आज हम पढ़ेंगे। वही आता है किसके अंतर्गत? थेराप्यूटिक मोडेलिटीज के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब इन दोनों वर्ड का मतलब समझ लिया हमने, थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, और मोडेलिटीज का मतलब तौर तरीके, वेज। ठीक है। तो एग्जाम में आ जाए कि ब्रीफली डिस्कशन ऑफ ऐसे आ जाता है कभी कभार एग्जाम में, व्हाट इज थेराप्यूटिक मोडेलिटीज एंड राइट्स इट्स टाइप्स। ठीक है। इट्स टाइप्स, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कि इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, मतलब कि ऐसे आ जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सबसे पहले आपको इन वर्ड्स के मतलब बताने हैं। ठीक है। इसका मतलब और इसका मतलब। फिर उसके बाद जो हमारी एक प्रॉपर डेफिनेशन निकलती है वो हमारी इस तरह है कि थेराप्यूटिक मोडेलिटीज रेफर टू द एडमिनिस्ट्रेशन थर्मल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड मैकेनिकल एंड लाइट एनर्जीज फॉर थेराप्यूटिक पर्पस। ठीक है। जो थेराप्यूटिक मोडेलिटीज होती है वो रेफर किसको करती है? थर्मल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड लाइट एनर्जीज, मतलब कि डिफरेंट टाइप्स की एनर्जीज के जरिए क्या देती है? हमें थेरेपी देती है। ठीक है। थेराप्यूटिक पर्पस के लिए यूज की जाती है। यूज किसके लिए की जाती है? थेराप्यूटिक पर्पस के लिए यूज की जाती है। और ये मतलब कि एक जो कारक होता है जिससे हमें थेरेपी दी जाती है, कारक मतलब कि कारक, फैक्टर, एज अ फैक्टर बोल रहे हैं हम उसे। तो वो फैक्टर कौन कौन से हो गए हमारे? थर्मल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
एंड लाइट एनर्जीज, ठीक है। तो उसके बाद दे आर कॉमनली यूज बाय फिजियोथेरेपिस्ट टू हेल्प देयर पेशेंट एंड अचीव देयर थेरेपी गोल, ठीक है। ये बेसिकली किसके किसके जरिए यूज किया जाता है, कौन इसे ज्यादातर थेराप्यूटिक मोडेलिटीज को यूज करता है, जो ट्रीटमेंट होता है उसके तौर तरीके को कौन यूज करता है, ये जो मोडेलिटीज के तरीके को ये फिजियोथेरेपिस्ट यूज करता है बेसिकली। और ये किसके ऊपर यूज करेगा, जाहिर सी बात है अपने पेशेंट के ऊपर यूज करेगा, या किसी स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर यूज करेगा, या किसी भी पीपल मैन या वुमेन के ऊपर यूज करेगा। और उसको क्या करवाता है, उसकी थेरेपी के गोल को अचीव कराता है, ठीक है। थेरेपी के गोल को मतलब कि वो पहले से जिस कंडीशन में वो पहले था, ठीक है, जिस कंडीशन में वो पहले था, अनवांटेड कंडीशन में अनसर्वाइव कर रहा था, उसे वो सर्वाइव करने लायक बनाता है, ठीक है, वांटेड कंडीशन में लाता है। तो दोस्तों ये जो थेराप्यूटिक मोडेलिटीज होती हैं, इसके जो हमारे फायदे निकल के आते हैं, इन जो अब मोडेलिटीज दी जाएगी तो इनके कुछ फायदे तो निकलेंगे ही ना। जब थेरेपी दी जाती है तो उसके कुछ फायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। तो सबसे पहले हम फायदों के बारे में चर्चा करेंगे, फायदे उसके क्या क्या निकल के आते हैं। तो फायदे में आता है पेन रिलीफ, जिसको भी पेन होता है, ठीक है, इंजरी साइड पर, वो उसका रिलीफ हो जाता है काफी हद तक। रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, ठीक है, इन्फ्लेमेशन भी रिड्यूस हो जाता है। इंप्रूव सर्कुलेशन, ठीक है। थेरेपी जब दी जाती है उसके बाद जो जिसका भी सर्कुलेशन ठीक ढंग से नहीं होता है ना, वो सर्कुलेशन भी इंप्रूव हो जाता है। उसकी जो नॉर्मल रेंज होती है ना सर्कुलेशन की, उससे तेज हो जाता है उसका सर्कुलेशन। और उसके बाद टिश्यू हीलिंग्स, टिश्यू की हीलिंग्स भी हो जाती है। हीलिंग्स मतलब कि मरम्मत टाइप करके बोल देते हैं कि टिश्यू जो टूट जाती हैं, ब्रेक डाउन हो जाती है, उनकी हीलिंग्स भी हो जाती है। और प्रिजर्वेशन ऑफ स्ट्रेंथ आफ्टर इंजरी और सर्जरी, ठीक है। इंजरी या सर्जरी के बाद क्या होता है कि उसकी जो एक एथलीट की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, प्रिजर्व हो जाती है, बच जाती है। फिर उसके बाद और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे कॉन्ट्राडिक्शन। अब देखो किसी के कुछ फायदे होंगे, किसी भी चीज के कुछ फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। तो इसके नुकसान में हो जाता है हैमरेज कंडीशन, प्रेगनेंसी में जब दी जाती है थेरेपीज उसमें भी कुछ नुकसान हो जाते हैं। और कार्डियक फेलियर हो जाता है, डैमेज स्किन डिजीज भी होती है, पेन भी होता है, स्किन इरिटेशन भी होती है। अब ये थेरेपी है, ठीक है, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा मतलब कि एक ग्रंथ कह देते हैं ना, इन पे पता नहीं कितनी बुक लिख सकते हैं। डिफरेंट टाइप की थेरेपीज इनके अंदर ही आती है। अब हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स कितने हैं, मतलब कि जो मोडेलिटीज है ना, थेराप्यूटिक मोडेलिटीज, इनको बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इनके टाइप्स हैं जो हमें मेजरली जो हमें कवर करने हैं अपने, मतलब कि जो हमारे सिलेबस में है, जिसे हमें कवर करना है, जो इन द लाइफ ऑफ स्पोर्ट्समैन, मतलब कि जो स्पोर्ट्समैन की लाइफ में जो क्या रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो बेसिकली हमने 5 ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो उनमें से आता है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, ठीक है, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। और दूसरा आता है थर्मोथेरेपी, तीसरा आता है क्रायोथेरेपी, चौथा आता है अल्ट्रासाउंड, और पांचवा आता है मसाज। इन पर हम 1 बाय 1 करके क्या करेंगे, पूरा अच्छे से देखेंगे कि ये क्या होता है, कैसे इसे। तो हमने बहुत मोडेलिटीज़ पढ़ ली, उसके इंडिकेशन पढ़ लिए, कॉन्ट्रा इंडिकेशन पढ़ लिए, ठीक है। तो और उसके बाद उसके टाइप्स भी पढ़ लिए। अब हम एक एक करके थेरेपीज़ के ऊपर आते हैं, ठीक है। जो हमारी मेन 5 तरह की थेरेपीज़ थी ना, जैसे क्रायोथेरेपी हो गई, हाइड्रोथेरेपी हो गई, इम्यूनोथेरेपी हो गई, ठीक है, थर्मल थेरेपी हो गई, इन सब पे आते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं क्रायोथेरेपी में। मेरी फेवरेट है ये क्रायोथेरेपी, मेरी क्या पूरे विश्व वर्ल्ड की फेवरेट है। क्रायोथेरेपी इज द फेवरेट इन ऑल ओवर इंटायर वर्ल्ड, ठीक है। ये जो क्रायोथेरेपी है ना, इसे दूसरा वर्ड दिया गया है आइस एप्लीकेशन, देसी भाषा में आइस एप्लीकेशन, ठीक है। इसका दूसरा वर्ड क्या है क्रायोथेरेपी का, आइस एप्लीकेशन। पेपर में ये भी लिख दोगे ना कि क्रायोथेरेपी इज एन आइस एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये भी ठीक लगेगा देखने में, और इसे सच में आइस एप्लीकेशन भी कहा जाता है। अब देखो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक राम था, ठीक है, राम नहीं ले लेते हैं, एक था गोलू, एक था
भोलू था, भोलू, भोलू नाम का किरदार ले लेते हैं, उसको लग गई चोट, ठीक है। एक था भोलू, भोलू गिर गया साइकिल से, उसको लग गई चोट। अब वो घर आया, उसकी मम्मी ने पहले 2 थप्पड़ मारे, फिर उसके दर्द भी हो रहा था जहाँ पे चोट लगी थी उसके पैर में। तो उसकी मम्मी ने क्या किया, उसको जो एक बर्फ था, बर्फ का टुकड़ा था, बर्फ के टुकड़े को क्या किया, उसे लपेट के, बर्फ के टुकड़े पर कपड़ा लपेट के उसके पैर पर क्या किया, मसाज टाइप का किया। उससे क्या हुआ कि जो उसका जो पेन था उसे क्या मिला, रिलीफ मिला, और जो उसका इन्फ्लेमेशन था, जो इंजरी साइड पर उसका इन्फ्लेमेशन था, वो भी क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। मतलब कि ये जो क्रायोथेरेपी है ना, बेशक ये हर घर में इसे नाम से नहीं जाना जाता हो, ठीक है, क्रायोथेरेपी को, लेकिन मतलब कि पता हो, सबको होगा कि ये करते कैसे हैं, आइस डालते हैं या गर्म पानी से सेकते हैं या और भी तरीके हैं वो करते हैं, ठीक है, लेकिन इसका नाम नहीं जानते होंगे, प्रॉपर जो नाम है उस प्रॉपर नाम को क्या कह देते हैं, क्रायोथेरेपी कह देते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट ओल्डेस्ट वे टू ट्रीट इंजरी, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा सिंपल है जो थेरेपीज दी जाती है ना, डिफरेंट टाइप्स की थेरेपीज, जैसे रेडिएशन थेरेपीज दी जाती है, मतलब कि उन सब से कंपेयर देन में ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा प्राचीन काल का है ये, और ये वर्ल्ड वाइड यूज होता है, ठीक है, वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में। मैंने आपको जैसे कि शुरुआत में ही बता दिया कि पूरे वर्ल्ड के लोग इसे जानते हैं, इस थेरेपी के बारे में, ठीक है, और ये इफेक्टिव भी है। क्यों इफेक्टिव है, क्योंकि ये ठीक करता है, ट्रीट करता है इंजरीज को पॉजिटिवली, ठीक है, और इन्फ्लेमेशन कम करता है ये इंजरी साइट का, और ये कन्वीनियंस भी है, लो कॉस्ट है, और ईस्ट ऑफ द ईज आएगा यहाँ पे, ईज, ठीक है, इजी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन में भी इजी रहता है। अब एक बर्फ ही ले जाना है, बर्फ नहीं है तो आइस पैक ले जाना है, ठीक है, आइस पैक एक जगह से दूसरी जगह हम ले जा सकते हैं, लेकिन जो एक अल्ट्रासाउंड थेरेपीज वगैरह जो होती हैं उसमें पूरी एक मशीन वगैरह होती है, जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन होता है, उसमें पूरा इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि सिर्फ आइस पैक या हॉट पैक से भी हम क्या दे सकते हैं, थेरेपीज दे सकते हैं, किसको, इंजर्ड स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं उनको। फिर उसके बाद आता है आइस इज द बिलीव टू पेन, ठीक है, आइस इज बिलीव टू पेन बाय इंस्टिगेटिंग लोकल एनेस्थीसिया। जो आइस होता है, आइस जो होता है इंजरी साइट पर क्या करता है, जो पेन वहां पे हो रहा होता है ना किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को, उसे क्या करता है, उसे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करवाता है, रिलीफ कर देता है, कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है पेन को। और जो वहाँ की जो स्किन होती है, वहाँ के जो ऑर्गन्स होते हैं, वहाँ का जो पार्ट्स होते हैं ना, उनको एक एनेस्थीसिया पोजीशन में ले जाता है, ठीक है, एनेस्थीसिया पोजीशन में ले जाता है, ठीक है, पोस्चर में ले जाता है, जिसमें क्या होता है, वो पार्ट बिल्कुल सुन कर देता है। वो कौन करता है, ये आइस के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों ये जो क्रायोथेरेपी है, क्रायोथेरेपी कई तरीके से दी जाती है, ठीक है, क्रायोथेरेपी कई तरीके से दी जाती है, इसके भी पार्ट्स हैं, मतलब कि देने के, इसे डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है हमारे जो बायोलॉजी के विद्वान वगैरह थे उनके द्वारा, ठीक है, थेरेपिस्ट वगैरह के द्वारा। तो क्रायोथेरेपी आइस पैक के भी द्वारा दी जाती है। आइस पैक के द्वारा कैसे दी जाएगी, जैसे कि एक इंजर्ड पर्सन है, ठीक है, अब हमें पता है कि उसे किस तरह की चोट लगी है, ओपन माउंट में कभी नहीं दिया जाएगा आइस थेरेपी, ये याद रखना, ओपन माउंट में तो तुम और उसे कर दोगे घातक, ठीक है, घायल। और तो जो आइस थेरेपी है इसे किस ड्यूरेशन में देना है, ठीक है, किस ड्यूरेशन में देना है, किस इंजरी वाले को देना है, मतलब कि किस टाइप की इंजरी हो रखी है उस व्यक्ति को, उसको देना है, ये सभी मायने रखता है। जो आइस पैक का ड्यूरेशन होता है ना, उसे 10 to 20 मिनट के मतलब कि अंदर देना होता है, 20 मिनट से ज़्यादा उस जो आइस पैक का क्या होता है, आइस पैक थेरेपीज जो दी जाती है, ये आइस पैक हमें 20 मिनट से मोर देन नहीं देना होता, टू मच नहीं देना होता। फिर उसके बाद फिर 4 घंटे का गैप लेना पड़ता है। फिर उसके बाद क्या दिया जाता है, फिर से हम आइसिंग कर सकते हैं इंजर्ड पर्सन की, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, आइस स्प्रे। आपने स्प्रे सुने होंगे, वोलिनी हो गया, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के स्प्रे होते हैं। याद आ रहा है मेरे को, पहले झंडू बाम भी आता था, स्प्रे आता था या नहीं आता था, हाँ भाई, झंडू बाम,
आता था भाई, एडिटर भी बता रहे, झंडू बाम आता था। मतलब कि कई काफ़ी तरह के स्प्रेज आते थे, मूव स्प्रे आता है, तो उसके द्वारा भी हम दे सकते हैं इंजर्ड पर्सन को वो थेरेपी, ठीक है। फिर जो अगला आता है इमर्जन। इमर्जन मतलब क्या होता है? डुबो देना। डुबो, अगर हम हिंदी में इसका मीनिंग समझे तो इमर्जन मतलब होता है डुबा देना, ठीक है, डुबोना के सेंस में। किसके सेंस में? डुबोना। भाई लिखते जाना है सारे साथ साथ, नोट्स हैं तुम्हारे, नंबर हैं ये, पूरा ये 6-7 नंबर हो गया तुम्हारा। पिछले जो बोर्ड था उसमें भी वो 6-7 नंबर हो गया, 15, मतलब कि अभी तक तुम 10-12 नंबर तो ले चुके हो, 3 नंबर और चाहिए, वो अभी और करेंगे आगे कैसे लेने हैं। इमर्जन जो करना होता है, डुबोना जो होता है, इसके द्वारा भी क्रायोथेरेपी दी जाती है। कैसे देंगे? एक वाइल पूल लेंगे, ठीक है, वाइल पूल लेंगे और उसमें क्या करेंगे, एक इंजर्ड पर्सन को, इंजर्ड जो जिसका जहाँ का वो एरिया होगा उसे क्या करेंगे, वाइल पूल में डुबो देंगे और उससे वो थेरेपी दी जा सकती है उसको। फिर उसके बाद क्या जा सकता है? आइस मसाज, ठीक है, आइस पैक के द्वारा भी किया जा सकता है और आइस मसाज, जैसे कई लोग गरीब होते हैं तो आइस मसाज भी दे सकते हैं। आइस पैक हर घर में नहीं मिल पाता, फ्रिज हर घर में नहीं मिल पाता, लेकिन जो आइस है बाहर से लोग परचेज कर सकते हैं उसे, फिर जो इंजर्ड पर्सन है उस पर लगा सकते हैं, ठीक है। और जो आइस मसाज होता है इसके भी करने के तरीके हैं कि अब आइस है, एक आइस लिया हमने, अब आइस को ऐसे ही नहीं रगड़ने लग जाएंगे इंजरी साइड पर, वो और उसे क्या करेगा, और खराबी करेगा और उसकी इंजरी को क्रोनिक कर देगा, ठीक है, लंबे समय तक के लिए कर देगा। तो हमें क्या करना है, एक कपड़े में आइस को लपेटना है, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके क्या करना है, उस इंजरी साइड पर मसाज करना है, जिससे उस इंजरी में क्या होगी, इंप्रूवमेंट होगी। वो धीरे धीरे जो उसका अनसफिशिएंट कंडीशन है, जो अनसर्विलियंस कंडीशन है, जो किसका, एथलीट का, वो किस में आ जाएगा, सर्वाइव करने वाली कंडीशन में आ जाएगा। फिर चौथा हम किसके जरिए दे सकते हैं, हॉट पैक के जरिए भी दे सकते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि कहीं पर भी गांठ बनती है, ठीक है, कहीं पर भी गांठ बन जाती है, कुछ भी पैरों में या कहीं पर भी गांठ बन जाती है, तो डॉक्टर भी क्या करते हैं, सबसे पहले बोलते हैं कि हॉट पैक से क्या करें, हॉट पैक लगाओ, इसे देखो कि ये पहले अपने आप ही टूट जाता है अंदर ही, हॉट पैक के, हाँ, गर्माहट के जरिए, तो हमें क्या नहीं करना पड़ेगा, ऑपरेशन या सर्जरी नहीं करनी पड़ेगी। तो ये जो क्रायोथेरेपी है ना, ये डॉक्टर्स की भी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट थेरेपी है। अब किसी को भी इंजेक्शन छुड़ो दिया, अब उस साइड पर उसको पेन हो रहा है, तो डॉक्टर क्या दे देंगे, आइस पैक दे देंगे या आइस मसाज करने के लिए बोल देंगे, ठीक है। आपने सुना होगा कौन सा इंजेक्शन होता है जो लोहे से हाथ कटने पर लगाया जाता है, कौन सा होता है, हाँ, टीटनेस का इंजेक्शन जो होता है, उसे जब लगाते हैं ना शरीर में, मतलब कि किसी भी इंडिविजुअल के बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, तो क्या होता है, वहाँ वो जो एरिया होता है, इंजेक्टेड एरिया होता है, जहाँ पर अफेक्ट किया है, अफेक्ट नहीं बोलेंगे उसे, जहां पर हमने निडल को चुभाई है, वहां पर क्या होता है, वो स्वेलिंग करने लग जाता है और वो थोड़ा सा वहां से पेन, मतलब कि पेन करता है बहुत ही ज्यादा, ठीक है, 4-5 दिन तक। तो डॉक्टर्स क्या सलाह देते हैं कि आइस मसाज कर लेना चाहिए, आइस पैक से करना चाहिए, ठीक है। अब ये इन सब तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, क्रायोथेरेपीज दे सकते हैं। ये क्रायोथेरेपीज के ही पार्ट्स हैं, ठीक है, सब पार्ट्स हैं, ये याद रखना है भाई। अब हम किन किन कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं, किन किन जो टूटे हुए होते हैं स्पोर्ट्स पर्सन, उनको ट्रीट कर सकते हैं। तो हम कर सकते हैं जिसको एक्यूट सॉफ्ट इंजरीज हुई हो, मतलब कि स्ट्रेन, ठीक है, एब्रेजन हुआ हो, ये सब आपने पढ़ाई होगा, स्ट्रेन ये बताने की जरूरत नहीं है, ये आ गया ना, स्प्रेन हुआ हो, मस्कुलर स्प्रेन हुआ हो, लिगामेंट स्प्रेन हुआ हो, ठीक है, स्प्रेन भी कई टाइप्स के होते हैं। फिर उसके बाद एक्यूट स्वेलिंग हो, जैसे कि रगड़ार लग गई तो वो स्वेल कर गया, ठीक है, उसके नीचे खून जम गया, तो उसमें भी हम आइस पैक या हॉट पैक के जरिए क्या दे सकते हैं, उसे इंजरी साइड पर उसे रिलीफ फील करवा सकते हैं। फिर उसके बाद एक्यूट स्पोर्ट्स इंजरी, एक्यूट जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनको भी कई सारी इंजरी होती है, उनमें भी क्या दे सकते हैं, जो एक्यूट टाइप की होती है, ठीक है, ओपन वाउंड में कभी नहीं देंगे, दोबारा से बोल रहा हूँ, कहीं ओपन वाउंड में देने लग जाओ आप सब। फिर उसके बाद इसके जो इंडिकेशन क्या क्या है, फायदे क्या क्या है, ये सबसे पहला तो पेन रिलीफ करता है। अब देखो, किसी भी थेरेपीज को देने के पीछे एक ही मोटिव हो सकता है कि वो क्या करवाएगा, पेन रिलीफ करवाएगा। क्या करवाएगा, मोस्ट इफेक्टिव इन दे कैन विल पेन रिलीफ फॉर एनी इंडिविजुअल, ठीक है, ये क्या करेगा, पेन रिलीफ करेगा किसी भी इंडिविजुअल का। और क्या करेगा, ये स्वेलिंग को कम करेगा,
फिर जो इफेक्टिव ऑन वाइड रेंज ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, जो जहां पर उसे उस व्यक्ति को इंजरी हुई है वहां पर वो इफेक्ट करेगा, उसे ठीक करने में उसकी मदद करेगा। फिर उसके बाद डिक्रीज सरफेस टेम्परेचर, और जहां पर हम ये थेरेपीज देते हैं, आप देखो जाहिर सी बात है कि आइस पैक लगाएंगे किसी भी जगह पर बॉडी के पार्ट पे, तो वो क्या करेगा, टेम्परेचर को क्या कर देता है, कम कर देता है आइस पैक। और वही हॉट पैक लगाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ा देगा उस पार्ट का। और ये क्या करेगा, अगर हॉट पैक लगाएंगे तो ये सर्कुलेशन को भी तेज कर देगा, जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है ना, हार्ट बीट वगैरह को तेज कर देगा, ठीक है। और ये पेन रिलीफ तो करता ही करता है। देखो थेराप्यूटिक मोडेलिटीज किसी में भी अगर इंडिकेशन दिया जाए, सबसे पहले उसका जो इंडिकेशन होगा, फायदा होगा, ये सारे तो सब में ही होंगे, पेन रिलीफ करेगा, स्वेलिंग रिडक्शन करेगा, डिक्रीज सरफेस टेम्परेचर करेगा, ये नहीं करेगा। कुछ कुछ जो है ना एक्यूट स्वेलिंग को कम करेगा, ये सब हर ही में आएंगे, सब इंडिकेशन में ये सब आएंगे। तो मतलब कि ये 5-6 हैं, ये याद कर लेना और सब में डाल देना यही, ठीक है। सब में सेम ही होता है जो इसका इंडिकेशन होता है, 1-2 चेंज होते हैं, मतलब कि पेन रिलीफ तो सभी थेरेपीज में होता है। फिर उसके बाद जो होता है कॉन्ट्राडिक्शन। अब इसके जो नुकसान क्या क्या है, अब कुछ फायदे हैं तो भैया कुछ नुकसान भी होंगे, वही बात आ गई, सास भी तो कभी बहू थी। तो इसका जो स्किन एनेस्थीसिया पोजीशन में ला देता है, इसकी स्किन एनेस्थीसिया कंडीशन में ला देता है किसी भी इंडिविजुअल को। अब देखो जब एकदम से कोल्डेस्ट जो थिंग है हमारे बॉडी पे लगेगी और कई समय तक लगी रहेगी, टाइम ड्यूरेशन तक लगी रहेगी, तो वहाँ पे सुन होगा या नहीं होगा। वहाँ पर कुछ आप करके देखना, अपने हाथ पर 5 मिनट तक बर्फ़ एक जगह पर लगाए रखना, ठीक है, और एक पॉइंट पर लगाए रखना। फिर देखना कि 10 मिनट बाद फिर आप उस पॉइंट को छूते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ देर तक तो कुछ महसूस होगा ही नहीं, वो आप चले जाओगे एनेस्थीसिया कंडीशन में। इससे होने का डर रहता है स्किन बर्न। अब देखो ज़्यादा देर तक अगर आइस मसाज करते हैं ना, उससे स्किन बर्न होने का भी डर रहता है, फिर इन्फेक्शन होने का डर रहता है, हाइपरटेंशन होने का डर रहता है, और नेगेटिव इंपैक्ट ऑन नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को तो इंपैक्ट करेगा ही करेगा। क्यों करेगा ये, अब ठंडी चीज़ है, लगा रहे हो तो उससे नर्व्स क्या होंगी, नर्व्स का जो रिएक्शन, मतलब कि वो जो मैसेज ले जाती है वो भी स्लो कर देंगी, मतलब कि वो भी ठंडी पड़ जाएंगी, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा पार्ट था फर्स्ट। ये कौन सा पार्ट था, फर्स्ट। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको, मतलब कि एक एक वर्ड, जो भी वर्ड आपको ना समझ में आए वो आप ज़रूर कमेंट करके पूछें। मैं फिर उस वर्ड को, जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें उस वर्ड को कवर करवाऊँगा। और ये जो मैंने करवाया, आप एक बार इस वीडियो को आप दोबारा देखिए, और जो इसके नोट्स हैं, ये जो मैंने लिखे हैं, ये आप साथ साथ लिखते जाइए। मतलब कि इसके बाद आपको बुक पढ़ने की तो ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं पड़ेगी। और अभी एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं अगले महीने से, ठीक है, तो उसमें ये बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा ये। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। कल का सेकंड पार्ट कल आएगा।